दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है, असल में एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को कम से कम साल 2035 तक इस्तेमाल करना चाहता है। पर फिलहाल अगर मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को देखा जाए तो काफी समय पहले ही फ्रांस के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था और इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस जो है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि दुनिया में अभी भी कई सारे ऐसे देश है जो कि मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है और दोस्तों इसी चीज का फायदा उठा के भारत के द्वारा कुछ पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक प्लान बनाया गया था ताकि भारत अपने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के बेड़े को भी मजबूत कर सके और इन एयरक्राफ्टों के ऑपरेशंस को भी सपोर्ट कर सके। पर रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो भारत का सपना है वो शायद आने वाले समय में पूरा ना हो। अब दोस्तों ये जो पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खरीदने का खबर है ये असल में कतर के साथ जुड़ा हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के जून महीने में कतर के द्वारा करीब करीब 12 मिराज 2005 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को बेचने को लेके ऑफर किया गया था और इसके बाद कतर के साथ भारत का डिस्कशन भी शुरू हुआ और बेसिकली भारत इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के पक्ष में भी था ताकि इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके मिग एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा सके और एयरफोर्स के बेड़े को और स्ट्रेंथन किया जा सके। अब दोस्तों कतर के बेड़े के मिराज 2005 एयरक्राफ्टों को अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और ये अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आता है तो इंडियन एयरफोर्स के जो ऑलरेडी 2 मिराज 2000 का स्क्वाड्रन है इसे भी कतर के इन एयरक्राफ्टों के द्वारा सपोर्ट किया जा सकेगा। हालांकि एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन काफी लंबे समय पहले बंद हो जाने के वजह से एयरक्राफ्टों के रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग को लेके इश्यूज आ रहा है और पुराने एयरक्राफ्ट खरीदने पर असल में इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों का उपयोग करके भी इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को बरकरार रख सकता है। पर दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि भारत और कतर के बीच में ये जो मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का बातचीत है वो प्राइस में आके अटक गया है और कतर अपने हर एक एयरक्राफ्ट के लिए जहां पे 416 करोड़ रुपया चाहता है तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स अधिक से अधिक 300 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, जिसमें कि एयरक्राफ्टों के साथ साथ स्पेयर इंजन और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला एडिशनल माइका जैसे मिसाइल भी शामिल है। अब दोस्तों कतर के तरफ से एयरक्राफ्टों को लेके जो 416 करोड़ रुपए का डिमांड किया जा रहा है इसे अगर डॉलर में अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो ये करीब करीब 50 मिलियन डॉलर बनता है, जबकि भारत जो 300 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है उसे अगर डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है तो ये भी करीब करीब 36 मिलियन डॉलर बनेगा। और इसी प्राइस को देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट और कई सारे एयरफोर्स के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि भारत को इन पुराने एयरक्राफ्टों के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके जगह में अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के तरफ फोकस को और बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों भारत के द्वारा जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को बनाया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक हर एक एयरक्राफ्ट का कीमत करीब करीब 41 से लेके 42 मिलियन डॉलर के आसपास है। और दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट असल में एक अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट होने के वजह से इन एयरक्राफ्टों को अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाता है तो ये करीब करीब 40 साल तक आसानी से सर्विस प्रोवाइड करेगा, जबकि मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को जो कतर से खरीदने का बात कहा जा रहा है वो पुराने होने के वजह से 10 से 15 साल के अधिक सर्विस नहीं दे पाएगा। और दोस्तों इसी वजह से मेरा भी मानना यह है कि इतना अधिक खर्चा करके इंडियन एयरफोर्स को पुराने मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदना चाहिए, जबकि वहीं पे दोस्तों ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी बनके तैयार हो जाएगा, जो कि मिराज 2000, मिग 29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का भूमिका निभाएगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके भी भारतीय एक्सपर्टों का एक अलग सोच है और ऐसे एक्सपर्टों के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट केवल मात्र मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का ही क्षमता नहीं रखता है, बल्कि इन एयरक्राफ्ट को एक कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन के रूप में भी देखा जा रहा है और ये करीब करीब 40 साल तक आसानी से इंडियन एयरफोर्स में सर्व करेगा। और ये एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होने के वजह से जहां पे इंडियन एयरफोर्स को एक इंडिजीनियस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो वहीं पे ये भारत के सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा। अब दोस्तों करेंटली कतर से खरीदे जाने वाले मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के डील के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा फिलहाल प्राइस नेगोशिएशन है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कतर 300 करोड़ रुपए के प्राइस में भी मान जाता है तब भी भारत को इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि मिराज 2000 जैसे
जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए भारत का जो इंडिजिनियस प्लान है उसी के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे कतर के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट खरीदने के रास्ते पे एक बहुत बड़ा बाधा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ डीआरडीओ के हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसे लेके अब वर्ल्ड मीडिया परेशान होते जा रहा है। दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के भविष्य की हाइपरसोनिक रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए करंटली डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों प्रोजेक्ट विष्णु के अलावा रिपोर्टों में दावा ये भी किया जा रहा है कि डीआरडीओ 2 अलग लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर भी काम कर रहा है, जिनमें से एक सबसे एंटीसिपेटेड मिसाइल प्रोग्राम मतलब लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रोग्राम है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये संपूर्ण रूप से इंडिया के जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसे बदल देगा और इंडिया को एक फॉर्मेटेबल डिटरेंस प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों ऐसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रेंज करीबन 1000 किलोमीटर तक होगा और रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि डीआरडीओ साल 2028-29 तक इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी शुरू करना चाहता है। अब दोस्तों ट्रेडिशनल मिसाइलों से अलग एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल करीब करीब मार्क 5 या उससे अधिक रफ्तार का होता है, जिस वजह से इस हाई रफ्तार के कारण मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं पे कुछ रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत जो इंडिजिनियस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, असल में रफ्तार के मामले में ये जो मिसाइल है ये रशिया के जर्कॉन मिसाइल मतलब 3M22 न्यूक्लियर कैपेबल जर्कॉन मिसाइलों को भी शायद पीछे छोड़ दे और भारत के ये इंडिजिनियस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लेके दावा किया जा रहा है कि इसका रफ्तार मार्क 9 मतलब ध्वनि के रफ्तार से करीब 9 गुना तक हो सकता है। अब दोस्तों कुछ इंटरनेशनल मीडिया में तो ये तक क्लेम किया जा रहा है कि डीआरडीओ अपने ये हाइपरसोनिक मिसाइलों के रफ्तार को डबल डिजिट मार्क तक मतलब ध्वनि के रफ्तार से 10 गुना से भी अधिक रफ्तार तक पहुंचाना चाहता है, ताकि इन मिसाइलों को एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो। और दोस्तों अगर भारत इस काम में सफलता हासिल कर लेता है तो भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाला मिसाइल भी होगा। वहीं पे ऐसे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस का ये भी मानना है कि इससे भारत मिसाइलों के टेक्नोलॉजी में खाली एक रेवोल्यूशन नहीं लाएगा, बल्कि इससे भारत के ये हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के अन्य सभी हाइपरसोनिक मिसाइलों को पछाड़ते हुए आगे चला जाएगा। इवन ऐसे मीडिया हाउसेस का ये भी क्लेम है कि भारत के ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल असल में लैंड बेस और शिप बेस दोनों वेरिएंट में ही अवेलेबल होगा, मतलब जमीन से भी इसे दागा जा सकेगा और इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जैसे जहाजों से भी इसे दागा जा सकेगा। जबकि संभावनाएं काफी अधिक है कि भारत के द्वारा जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उन सबमरीनों में भी भारत के द्वारा साल 2030 के बाद से इन मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया जाए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों के रफ्तार को इतना अधिक तक पहुंचाने के लिए इसके बूस्टर स्टेज में एक सॉलिड फ्यूल इंजन का उपयोग किया जाएगा, जो कि सुपरसोनिक रफ्तार में मिसाइल को दागने में मदद करेगा। जबकि मिसाइल के जो एरियल पाथ है उसमें मिसाइल में एक स्क्रैमजेट मोटर का उपयोग किया जाएगा, जो कि लिक्विड फ्यूल से ऑपरेट होगा और ये स्क्रैमजेट जो इंजन है ये मिसाइलों के रफ्तार को हाइपरसोनिक रफ्तार तक ले जाएगा। इवन मिसाइल के डिजाइन को भी इस तरीके से बनाया जाना है कि हाइपरसोनिक रफ्तार में एयर प्रेशर के वजह से जो एक प्लाज्मा क्लाउड क्रिएट होगा ये मिसाइल के जो रेडियो सिग्नेचर है इसे केवल एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के लिए मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाना भी इसके वजह से लगभग नामुमकिन होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा क्लाउड का उपयोग करके मिसाइल अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी को कम करेगा और अपने आप को और स्टेल्थी बनाएगा। फिलहाल दोस्तों इस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट में भारत काफी हद तक आगे आ चुका है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले 5 साल के अंदर भारत के स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक हकीकत भी बन जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि भारत के द्वारा ऑलरेडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों का टेस्ट करके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा चुका है और इन टेक्नोलॉजियों का भी उपयोग स्वदेशी ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलों में किया जाएगा। इसके अलावा भारत रशिया के साथ भी एक पर्टिकुलर अलग से हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंतर्गत आएगा और ये मिसाइल ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, जो कि ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना अधिक रफ्तार में ट्रैवल करेगा और रेंज इसका करीब 1000 से 1500 किलोमीटर होगा। और कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक बार हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस को अनुमति मिल जाने के बाद 5 से 6 साल के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मिसाइल को तैयार करके इंडियन आर्म फोर्सेस को सौंप सकता है। कुल मिला के
अगर देखा जाए तो भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जो तैयारी कर चुका है वो काफी बड़ा तैयारी है, जो कि आने वाले समय में नो डाउट केवल इंडिया के जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन से इंडिया को 2 कदम आगे भी रखेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत साल 2028-29 तक अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट कर सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।